नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। स्वरोजगार रोजगार दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के 2 हितग्राहियों से किया संवाद। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती पर आयोजित हुआ वैचारिक सम्मेलन। न चेहरे पे मास्क, न ही सोशल डिस्टेंसिंग, बस स्टैंड स्टेशनों पर लग रही भीड़। खबरें अब विस्तार से। स्वरोजगार दिवस पर सीएम शिवराज सिंह ने रीवा के 2 हितग्राहियों से किया संवाद। 100 हितग्राहियों को उपलब्ध कराया गया रोजगार का सर्टिफिकेट। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज स्वरोजगार रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के 2 हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद किया। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का बखान भी किया। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में देश और प्रदेश का हर युवा रोजगार में होगा। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, जिस पर आज समूचे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। साथ ही रीवा के 2 हितग्राहियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल संवाद भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के 2 हितग्राहियों से संवाद करते हुए उन्हें उनके रोजगार के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बताया जा रहा है कि रीवा के जिन 2 हितग्राहियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया है, उनमें से एक पार्थ पांडे बेकरी की दुकान चलाने के लिए लोन लिया है। वहीं एक अन्य महिला नीतू अग्रवाल ने कॉस्मेटिक इन्वेस्ट के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। क्या नाम है आपका? पार्थ पांडे। किस योजना के तहत आपने सर मेरा PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू बेकरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ़ाइनल हुआ है जी, जिसका सेटअप हम कॉलेज चौराहा के पास जो AU बैंक है उसी के जस्ट नीचे पूरा 1400 स्क्वायर फीट पे पूरा अपना सेटअप जमा है। इसमें कैफेटेरिया रहेगा, बेकरी मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा, साथ में गिफ्ट ऑफ फ्लावर का भी सेक्शन रहेगा और कुछ उसके साथ भी हम रोज़गार भी साथ में युवाओं को देंगे। कितने का लोन मिला था आपको? सॉरी कितने का लोन मिला था? सर 20 लाख का लोन है, बाकी हम उसमें और भी अपनी तरफ से लगा के और उसमें पूरा एक प्लान कर रहे हैं। अभी आपने सीएम साहब से बात की है क्या? जी, क्या बात की उन्होंने? क्या लगा? उन्होंने पूछा कि कैसे आपको लोन मिला, कि आपको यही बेकरी का ही क्यों आइडिया आया, और भी काम कर सकते थे, तो कैसे कैसे आपने ये सारी चीज़ें, किस योजना के थ्रू मिला लोन। साथ में मेरे नाम के बारे में भी पूछा उन्होंने। कितने लोगों को रोजगार दिया? उसमें लगभग 15 से 16 लोगों का है अभी, जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो हमसे जुड़े रहेंगे रोजगार। बाकी इसके अलावा और भी अप्रत्यक्ष, जैसे हमारे कुछ वेंडर हमने टाई अप किया, जैसे दूध वाला हो गया, इसके अलावा ब्रेड वाले हो गए, और भी जो रॉ मटेरियल के लिए हो गए, सब्जियां हो गई, और भी जो हो गए, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमने बहुत से लोगों को अपने 3-4 हमें वेंडर भी कनेक्ट किए हैं। जैसे डिस्पोजल आइटम होते करते हैं, वो सारी चीज़ें, पैकेजिंग के आइटम हो गए, तो सारे हमने उसमें लिए, उसके लिए भी हमने कनेक्टेड किए हैं। 10 से 12 फरवरी तक मंत्री जी से डेट मिल जाए, वो अब जब इनॉग्रेशन करेंगे, कोविड अगर नहीं लगा तो फिर 10 से 12 फरवरी तक हम उसे ओपनिंग करेंगे। लोन लेने के लिए किस तरह से परेशानियां उठानी पड़ेगी आपको? कोई परेशानियां? परेशानियाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा भाग दौड़ तो सब में लगती है, तो वही भाग दौड़ हमने भी की है। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, बैंकों से जाना, बात करना, तुरंत तो नहीं हो जाता, सब ऐसी चीज़ें होती हैं, पर विद इन अ मंथ हमने सारी चीज़ें प्रोसेस अपनी कर ली थी। पैसा कितना खर्चा करना पड़ा आपको उसके लिए, लोन लेने के लिए? पैसा हमने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए CEO को दिया है, वही पैसे खर्च किए, बाकी इसके अलावा ना हमसे किसी ने डिमांड की और ना हमने किसी को दिया। जो युवा बेरोजगार हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सर यही बोलेंगे कि आजकल के रोज़गार के अवसर हैं, तो अपने भी अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो भी चीज़ों को समझें और आगे प्लान करें। वही तो, अब सबको जॉब मिल पाना मुश्किल है, इसलिए रोज़गार के लिए भी, स्वरोजगार के लिए भी काम करना होगा। इस दौरान पशुपालन विभाग द्वारा स्वरोजगार रोजगार के क्षेत्र में लोगों को जागरूक एवं स्वावलंबन का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें डेयरी सहित कड़कनाथ हैचरी एवं अन्य क्षेत्रों में लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें लोग स्वरोजगार के साथ साथ अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। प्रस्तुत है हितग्राही अखिलेश देव,
तथा जिला प्रबंधक यूपी तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। जी, इसमें हमने डेयरी पशुपालन विभाग से हमने आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन परियोजना के अंतर्गत लोन लिया, जिसमें डॉक्टर वाईपी सिंह साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया और हमने उससे डेयरी शुरू की। और रीवा में आज हम सर्टिफाइड A2 मिल्क देने वाले पहले व्यक्ति हैं जो रीवा में सर्टिफाइड A2 मिल्क दे रहे हैं। हमने भारतीय नस्लों की गायों के साथ काम करना शुरू किया और हमें यूनियन बैंक द्वारा लोन प्राप्त हुआ। पशुपालन विभाग की जानकारियाँ हमको सर के माध्यम से मिली, डॉक्टर वाईपी सिंह सर के माध्यम से मिली और हमने शुरू किया, अपना काम शुरू किया। और डेयरी में लगभग इन लोगों का हमारा बराबर पशुपालन विभाग का समर्थन रहता है। सारे डॉक्टर्स हमारे वहाँ आते रहते हैं और हमें पशुओं में क्या कमियां हैं वो सारी चीज़ें हमें समय अनुसार बताते रहते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। अभी कितनी आय हो रही है? अभी मेरे पास 40 गायें हैं। हमने 5 गायों से शुरू किया था, आज हमारे पास 40 गायें हैं और हमारी आय इस समय लगभग समझ लीजिए कि 5 लाख रुपए महीना आ रही है। क्या नाम है आपका? मितेश देव। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देना था और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना था। और आज यहाँ 1500 लोगों को ऋण वितरण के लिए चयनित किया गया था, लेकिन टोकन बेसिस पे ही आज यहाँ पे ऋण वितरण हुआ है। और अब ये जैसा सीएम साहब ने आज निर्देशित किया है कि ये कार्यक्रम हर महीने होगा, ताकि युवा को नौकरी के लिए न भगें और अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर दूसरों को भी रोजगार दें। आज इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए थे? हाँ, आज जुड़े हुए थे और रीवा में 2 बेनिफिशरीज से उन्होंने चर्चा भी किया है और उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर वैचारिक सम्मेलन का किया गया आयोजन। विवेकानंद पार्क में आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती मनाई गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एक ही मंच पर विभिन्न सामाजिक संगठन एकत्रित हुए। आपको बता दें कि आज कॉलेज चौराहा स्थित विवेकानंद पार्क में युवा समाजसेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव द्वारा वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव और सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की आज 159वीं जयंती, इस अवसर पर वैचारिक सम्मेलन का कार्यक्रम विवेकानंद पार्क में रखा गया था। कार्यक्रम के अवसर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल एवं पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला, समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव की उपस्थित देखी गई। इस दौरान स्वामी विवेकानंद के विचारों पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान युवा समाज सेवियों को अतिथियों के द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित पुस्तकें भेंट की गई। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। आप लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के बारे में कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना समझा, मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, उससे आपको काफी कुछ जानने और समझने का मौका मिलेगा कि जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और इस तरह के तमाम नौजवान, उधम सिंह, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, ये तमाम क्रांतिकारी जब कभी पकड़े जाते थे छापामारी में पुलिस के द्वारा, अंग्रेज पुलिस के द्वारा, तो इनके अड्डों में, इन क्रांतिकारियों, इन देशभक्तों के अड्डे में दो चीजें बहुतायत पाई जाती थी, पुलिस पकड़ती थी, जब्त करती थी। आपको जानना जरूरी है। उन दो चीजों में एक तो हुआ करता था भगवत गीता का छोटा रूप, जिसको गुटका कहते, पैकेट रूप। अभी विवेकानंद जी की बड़ी किताब यहां भेंट की गई सम्मान के रूप में, वो एक छोटा आकार भगवत गीता, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत। और दूसरी चीज उस सामग्री में होती थी
स्वामी विवेकानंद का चित्र, मैंने इस चित्र से बात शुरू की, स्टेचू से। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और जो उपदेश हैं उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और ऐसे अवसर पर जो भारत का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाने का यदि श्रेय एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो स्वामी विवेकानंद जी को दिया जा सकता है। और युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को उनकी बात ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं वर्तमान में, चाहे वो नशा हो, चाहे वो अन्य प्रकार की बुराइयां हों, उन सब से छुटकारा पाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श और उपदेशों को आत्मसात करने के लिए युवाओं को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि हम भारत को उस स्थान पर पहुंचा सकें जिस स्थान पर पहुंचने के भारत के अधिकार की बात स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और 21वीं सदी चल रही है। और इसलिए उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग हम सबको दिखाई भी दे रहा है कि बनता है। यदि युवाओं ने कमर कस के और संकल्प लिया और उनके आदर्शों को आत्मसात किया तो निश्चित रूप से हम उस महापुरुष की भविष्यवाणी को इस 21वीं सदी में साकार करने में सफल हो सकेंगे। गुरु बनने के लिए भी और क्या जरूरत है देश को? आज युवा दिवस है और दुनिया में भारत में सबसे अधिक युवाओं की आबादी है। आज कहा जाए कि दुनिया में भारत युवा राष्ट्र है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर हमें सबको, युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि जो समाज में वैचारिक प्रदूषण है, जिसका शिकार हमारी आज युवा पीढ़ी हो रही है, हम सब मिल करके उस वैचारिक प्रदूषण से संघर्ष करें, उसको दूर करें और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को, उनके चरित्र को अपने जीवन पर उतारें तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बन सकता है। आज ये संकल्प लेकर के हमें जाना चाहिए। बस स्टैंड, स्टेशनों पर लग रही भीड़, न चेहरे पे मास्क, न ही सोशल डिस्टेंसिंग। आपको बता दें कि तीसरी लहर के शुरू होते ही बाहर काम कर रहे प्रवासी सहम गए हैं। दूसरी लहर के कटु अनुभव और लौटने में हुई परेशानियों को नहीं भूल पाए हैं लोग। आपको बता दें कि अभी लॉकडाउन या अन्य पाबंदियां नहीं लगने के बावजूद धीरे धीरे प्रवासी घर लौटने लगे हैं। लौट रहे मजदूरों को लेकर बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, जहां न तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जिले में लगातार कोरोना के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बावजूद प्रशासन भी बेपरवाह नजर आ रहा है। जिले में 2 सप्ताह के भीतर 84 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं, फिर भी बाहर से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या अन्य किसी सार्वजनिक स्थल पर कोरोना की जांच नहीं हो रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा फिर बढ़ गया है। प्राइवेट बस स्टैंड पर भी कोविड-19 गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम की जांच के लिए लगाया गया है तथा जिले के बॉर्डर से लगे उत्तर प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों की जांच भी की जा रही है। परंतु रीवा के रेवांचल बस स्टैंड की तस्वीरें हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। बस स्टैंड में आज जब हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया तो वहां पर ऐसी कोई भी जांच नजर नहीं आई। वहीं बस संचालकों का कहना है कि शीतलहर एवं कोविड के बढ़ते मामलों के चलते यात्री सफर करने से बच रहे हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में मोटर यूनियन के उपाध्यक्ष नरेंद्र परौहा एवं सीएमएचओ बीएल मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। लापरवाही के पूर्वक चल रहे हैं। जी हाँ, आप लोग के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह की? हम लोग तो जागरूकता कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों से कि भैया मास्क लगा के बैठे गाड़ी में, और जो लोग नहीं बैठते हैं उनके साथ हम लोग उनसे बोलते हैं भैया बैठो, नहीं बैठेंगे तो मास्क भी खरीद के दे रहे हैं। अभी क्या गाइडलाइन क्या है शासन के द्वारा जो जारी हुई है बस के लिए? बस के लिए यही है कि सब लोग सुरक्षा में रहें और वही जो भी शासन का निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या 50% है कि 100% के साथ संचालित? वैसे पूछ का महीना लगा हुआ तो 50 भी नहीं है, अब सवारियाँ तो मिल नहीं रही हैं। हम लोग ऑलरेडी मानो
मुश्किल से 10 से 20 सवारियां मिल रही हैं। वजह क्या है इसके पीछे? इसके वजह तो मुझे तो कुछ ठंडी समझ में आ रही, कुछ कोरोना की वजह से। कोरोना में लोगों का डर? हाँ, डर दिखाई दे रहा है, इस कारण से सवारी निकल ही नहीं रही है कुल मिला के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारेंद्र परुहा है। क्या पद पे है? मैं यहाँ मोटर यूनियन का उपाध्यक्ष भी हूँ। सर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में क्या व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? रेलवे स्टेशन में हमारी टीम लगातार शुरू से ही सैंपलिंग कर रही है। हम बस स्टैंड और बॉर्डर में भी, हमारे चाकघाट बॉर्डर में भी काम कर रही है और हनुमाना में भी सैंपलिंग हम करवा रहे हैं। बस स्टैंड में आज कोई भी टीम आपकी दिखी नहीं वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से? बस स्टैंड में भी कराएंगे, स्टाफ की हम ड्यूटी लगा रहे हैं। नगर सेना आरक्षक के द्वारा बेइज्जत किए गए दलित युवक ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। बीच चौराहे पर युवक से पैंट साफ करवाकर जड़ा था थप्पड़। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व खाकी वर्दी पहने महिला आरक्षक के द्वारा युवक से पैंट साफ करवाने एवं थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में फरियादी ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नगर सेना में पदस्थ आरक्षक शशिकला दीक्षित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विजय साकेत ने अपने आवेदन पत्र में पुलिस अधीक्षक से बताया कि वो 10 जनवरी को मोटरसाइकिल बनवाने के लिए खन्ना चौराहा आया था। उसी समय बिना कसूर के उसके साथ नगर सेना में पदस्थ आरक्षक शशिकला दीक्षित के द्वारा जाति सूचक गाली देते हुए थप्पड़ जड़ा गया था। युवक ने कहा कि वह पानी जरूर पी रहा था, लेकिन उसके द्वारा महिला आरक्षक के ऊपर कोई छींटे नहीं पड़े थे। लेकिन महिला आरक्षक ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए उसे सरेराह बेइज्जत किया। विजय साकेत ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि नगर सेना में पदस्थ आरक्षक के द्वारा किए गए इस कृत्य से उसे न्याय दिलाया जाए। प्रस्तुत है पीड़ित विजय साकेत से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए, आज ये किस लिए ज्ञापन देने आए हैं आप लोग को? क्या मैं इसलिए आया था यहाँ एसपी ऑफिस के, वहाँ मैं खन्ने चौराहे के पास गाड़ी बनवा रहा था परसों। तो वहाँ से मतलब एक महिला में निकली, तो मैं पहले ये दूर थी तो मैं पानी पी कुल्ला करके रोड में गिरा दिया। फिर वे आई बोली मेरे छींटा पड़ गया है। मैंने बोला नहीं पड़ा। फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वे ये बोली मैं एक दूसरे कपड़े से पोंछ रहा था। वे ये बोली ये कपड़ा से मैं पोंछेगा। फिर मैं एक नई स्टॉल से पोंछ दी उनकी। फिर वे हमको पोंछवा ली। फिर भद्दी गाली भी दे रही थी और मारे भी हैं। फिर एक थप्पड़ मार के चली गई। वीडियो भी वायरल हुआ था? वीडियो वायरल हो गई है। अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ एसपी कार्यालय आए हैं। एसपी कार्यालय हैं, आप क्या चाहते क्या है आप? क्या मांगे हैं आपकी? क्या बात की आपने एसपी साहब? कार्रवाई हो, बस हो गया। किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? उन्हीं के शशिकला दीक्षित। किस तरह की कार्रवाई? सस्पेंड किया जाए। बहुत लोग। शशिकला कौन है? कहाँ पदस्थ है शशिकला? कहाँ पे पदस्थ है जो मारी थी? और गुप्त रूप से आगे पीछे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार वो होंगे, क्योंकि वो पहचान गई। आगे पीछे मेरी कुछ भी होगा वो हमको पहचान गई अच्छी तरह से, तो वे उनके ऊपर शशिकला कौन है? कहाँ पदस्थ है? कलेक्ट्रेट में पुलिस कर्मी है। हाँ, होम गार्ड है। क्या नाम है आपका? विजय साकेत। कहाँ के रहने वाले आप? करहिया। वार्ड क्रमांक 6 गंगानगर में आज नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाया गया। समय पर लोगों की समस्याएं सुनी गईं। साथ ही श्रम कार्ड, गरीबी रेखा, भवन निर्माण एवं पानी तथा नाले नाली संबंधी अनेक समस्याओं के आवेदन आए, जहां मौके पर ही कुछ आवेदनों का निराकरण भी किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, भाजपा नेता वेंकटेश पांडे, राजगोपाल चारी सहित वार्ड के अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अवसर पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर BL मिश्रा, स्वास्थ्य शिविर में कैंप लगाकर हितग्राहियों को यहाँ पर कार्ड बांटा गया एवं लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। साथ ही दवा भी वितरित की गई। नगर निगम के कर्मचारी व अधिकारी व खेल विभाग से संबंधित अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गंगानगर जब भी पवित्र होगा जब यहाँ से नशे का कारोबार करने वाले नशा करना बंद कर देंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि यहाँ के बच्चे भी एसपी और कलेक्टर बन सकते हैं अगर पढ़ाई करें तो। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अपने उद्बोधन में कहा कि जो लोग यहाँ के नशे का कारोबार करते हैं उनको सूचना देने पर उनकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। अगर वो चाहेंगे तो उन्हें इनाम भी दिया जाएगा।
तथा साथ ही सम्मानित भी किया जाएगा। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कैंप में लोगों से नशा छोड़ने की अपील की और कहा कि 15 दिन के बाद हम फिर आएंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं सीएमएचओ BL मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। गंगानगर को और पवित्र बनाना है, ये क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये ज़्यादातर गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की बस्ती है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं की भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हितग्राही मूलक योजनाओं में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसका भी प्रयास है। और साथ ही नशा मुक्ति अभियान, क्योंकि कभी कभी गलत लोगों के चंगुल में आके लोग यहाँ पर नशा को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। इन तीनों विषयों को लेकर आज यहाँ पे शिविर लगाया गया था, जिसमें पूरा प्रशासन था। लोगों के आवेदन लिए गए हैं, कई लोगों को निराकरण कर दिया गया है। हर 15 दिन में यहाँ पे शिविर लगा के और इन तीनों विषयों पे यहाँ पर काम होगा। यहाँ पर नशे का कारोबार जो है वो हटाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, यदि ऐसी कुछ सूचना मिली है कि यहाँ पर बोरेक्स और गांजा इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ चलाई जाती हैं, तो यदि इस प्रकार से लोग कर रहे हैं तो उनको सचेत कर दिया गया है। यदि उसमें बंदिश नहीं होगी तो आगे जो जरूरी कार्रवाई होगी। हमारे रीवा शहरी क्षेत्र में कलेक्टर महोदय और आयुक्त नगर निगम महोदय द्वारा ये वार्ड नंबर 6 में बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड के पास शिविर लगाया गया है। शासन की जन कल्याण योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ये शिविर आयोजित है और उसी के साथ में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें इनको हमारी चिकित्सकों की टीम भी है, जांच करके दवाइयाँ भी हम दे रहे हैं। साथ में वर्तमान में जो कोविड टीकाकरण पूरे ज़िले में हमारा किया जा रहा है, उसी को जो शेष लोग बचे हुए हैं उनका टीकाकरण के लिए भी हमारे टीम आई हुई है, जिनको पहला डोज लगना है, दूसरा डोज लगना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।